तो आज हम करेंगे वेक्टर अलजेब्रा का चैप्टर है। क्लास 12th के लेवल का है। अब इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या होता है, बेसिकली हमें ये समझना है कि सबसे पहले वेक्टर और अलजेब्रा होता क्या। तो अलजेब्रा तो हमें पता है कि मैथमेटिकली कैलकुलेशंस को अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हमें चेंज करना होता है, लेकिन वेक्टर है हमारे लिए नया। तो वेक्टर असल में होता क्या है, उससे पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले फिज़िकल क्वांटिटीज़ समझना पड़ेगा। फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती क्या हैं, तो पहले तो उनको समझते हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती है जिनको हम फिज़िकली क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। एग्जाम्पल, और फिज़िकली क्या होता है, फिज़िकली वो होता है जिस चीज़ को महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं। मतलब कि कोई भी चीज़ मैटर है, मैटर को हम फिज़िकली महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फीलिंग्स फिज़िकली नहीं होती, फीलिंग्स मेंटली होती है, इसलिए फिज़िकली मेजर करना। किसी चीज़ की स्पीड, किसी का डिस्टेंस, कुछ भी हो सकता है। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ? ठीक है। अब जब हमें ये समझ आ गया कि फ़िज़िकली किसी चीज़ को मेजर करना है, तो हम इसको भी मेजर करना सीख लेंगे। तो अब हमें समझ आ गया कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ दो तरीके की होती हैं। पहली होती है स्केलर और दूसरी होती है हमारे पास वेक्टर। अब स्केलर क्वांटिटीज़ को सबसे पहले सीखते हैं हम। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती है? ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जिसको हम ओनली मेजर कर सकते हैं। मेजर करना क्या होता है, उसको हम माप सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट। लेक्चर्स को थोड़ा तेज़ लेके चलूँगा क्योंकि इंट्रोडक्शन है, तो अगर ज़्यादा इशू है तो आप पॉज करके देख सकते हैं। ए से बी तक का हमें डिस्टेंस मेजर करना है, तो मैंने क्या करा, या तो मैं इन मेजरिंग टेप से इसको मेजर कर सकता हूँ, या फिर इसको स्केल से मेजर कर सकता हूँ अगर ये छोटा पॉइंट है। फॉर एग्जांपल, यहाँ से यहाँ तक का आ गया 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर क्या होगी मेरे पास, स्केलर क्वांटिटी में मेजर कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मेरे पास यहाँ पे कोई एक वैल्यू है हरियाणा, ठीक है, और यहाँ पे है मेरे पास दिल्ली, ठीक है। हाइपोथेटिकली हम एज्यूम करते हैं कि ए पर्सन को बी के पास जाना है, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। फॉर एग्जांपल, हमने एज्यूम कर लिया 500 किलोमीटर, तो 500 किलोमीटर को क्या मैं मेजर कर सकता हूँ? यस। अगर मैं 500 को मेजर कर सकता हूँ तो वो किस में आएगा? स्केलर में। अगर मैं इसको सिर्फ मेजर कर सकता हूँ, इतना समझ आ रहा है, मेजर करना समझ आ गया। अब स्केलर समझ आ गया, अब करते हैं वेक्टर। वेक्टर में क्या होता है, हम उसको मेजर भी कर सकते हैं, साथ में हमें उसकी डायरेक्शन का भी पता होता है कि किस डायरेक्शन में हो। समझ आ रहा है इतना? फॉर एग्जांपल, अभी ये केस, पहला केस था ए से बी तक। ए पर्सन को बी पर्सन के पास जाना है, हरियाणा से दिल्ली तक जाना है। तो अब नोटिस करना, अब मैंने स्पेसिफिक कर दिया, इधर साउथ डायरेक्शन में जाना है, नॉर्थ डायरेक्शन में जाना है, ईस्ट डायरेक्शन में जाना है। स्पेसिफाई कर दिया कि इसको, अब ये डिस्टेंस तो जाएगा ही जाएगा 500 किलोमीटर, लेकिन अब मैंने इसकी डायरेक्शन भी स्पेसिफाई कर दी कि इसको नॉर्थ डायरेक्शन में जाना है। तो 500 किलोमीटर कौन से डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन में। तो ये क्या है मेरे पास, ये है मेजरिंग उसका डिस्टेंस, और ये नॉर्थ क्या थी, ये नॉर्थ थी मेरे पास उसकी डायरेक्शन। तो जब ये दोनों चीज़ें कंबाइन दे रखी हो, तब ये कंक्लूड करके बोलेंगे इसको हम वेक्टर। और जब सिर्फ ये डिस्टेंस दे रखा है, तब हम इस खाली डिस्टेंस को बोलेंगे स्केलर। तो यहाँ से एक कंक्लूजन हमारे पास आया है, क्या है कि अगर उसको मेजर करना है तो मतलब कि उसका सिर्फ ओनली, अब ये लिखेंगे मैथ के टर्म्स में, उसका होगा मैग्नीट्यूड। और अगर उसको मेजर भी करा है, मैग्नीट्यूड भी उसका शो हो रहा है, साथ में उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी शो हो रही है। तो जब ये दोनों कंबाइन होके आएंगे, तब वो बोला जाएगा मेरे पास वेक्टर। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब एग्जांपल लेके चलते हैं वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड का। ठीक है, एग्जांपल कैसे लेके चलेंगे? फॉर एग्जांपल, अब मेरे पास है स्पीड, या फिर सबसे पहले हम लेके चलते हैं डिस्टेंस का। ठीक है, अभी हम स्केलर के कॉन्सेप्ट में पढ़ रहे हैं, फिर वेक्टर में। तो एग्जाम्पल होगा स्केलर का डिस्टेंस, जैसे कि ए से बी का ओनली डिस्टेंस 50 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, किसका? वेक्टर का। इसका होगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है?
ए से बी पे एक पॉइंट या एक पर्सन अपनी पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ, साथ में अगर वो वापस भी इसको आना पड़े, जाने का तो 50 किलोमीटर था ही, और वापस आना पड़े तो इसमें डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन माइनस हो जाती है। लेकिन डिस्टेंस में क्या होता है कि जा तो रहा है 50 किलोमीटर और वापस भी 50 किलोमीटर आ रहा है, तो डिस्टेंस में डायरेक्शन का मैटर नहीं होता। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसने टोटल डिस्टेंस कितना करा 50 और 50 जाने का, तो टोटल हो गया इसका 100 किलोमीटर। ठीक है। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या हो गया, गया तो था 50, लेकिन जब वापस आ रहा है तो डायरेक्शन चेंज होगी, तो अपनी पोजीशन पे बैक आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 50 माइनस 50, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, इक्वल टू 0। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ 0, इसमें हुआ 100। कहने का मतलब यही है, इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करती है जैसे कि इसमें, और इसमें डायरेक्शन मैटर करती है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो माइनस का साइन लगेगा, तो कैलकुलेशन पे भी उसका इम्पैक्ट डल के ख़त्म हो सकता है। तो इसलिए डायरेक्शन मैटर करती है, तो डिस्प्लेसमेंट आता है वेक्टर में। एग्जाम्पल स्पीड, और यहाँ पे क्या आएगा डिस्प्लेसमेंट। अब सेम सा लॉजिक है, क्या स्पीड किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के। ठीक है। और डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, अभी सीखा है हमने, डिस्टेंस है स्केलर, और टाइम तो स्केलर है क्योंकि टाइम तो चेंज होगा नहीं। तो अगर ये पूरी की पूरी स्केलर है तो स्पीड भी क्या हो जाएगी, स्केलर। इतना समझ आ गया। अब हम पढ़ते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी आएगा। अब वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट, अभी हमने सीखा है डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन मैटर करती है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है तो मतलब ये वेक्टर है, तो टाइम का तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो ये पूरी क्वांटिटी भी वेक्टर में कंक्लूड होगी। समझ आ रहा है। तो अगर ये वेक्टर है, ये वाली वेक्टर है, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, वेक्टर। तो हमें इसी से ही समझने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आएंगे। एक और एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इसका अच्छे से समझ आ जाएगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता क्या है, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर वेलोसिटी अभी हमने पढ़ा है कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये पूरी की पूरी ऊपर नीचे वेक्टर बन गई तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। बस इसी लॉजिक से ये भी क्या है मेरे पास, वेक्टर क्वांटिटी। एक और एग्जांपल, क्योंकि हमारे पास वेक्टर का चैप्टर है तो वेक्टर्स को ज़्यादा डिस्कस करेंगे। एक आता है फोर्स। अब फोर्स को कैसे पता चलेगा, अब आपको कुछ क्वांटिटीज ब्रेक करके देखनी पड़ेगी। ये रिलेशन हम सबको पता है, मास तो किसी भी चीज़ का फिक्स है, चाहे वो अर्थ पे हो चाहे कहीं पे भी हो। लेकिन एक्सेलरेशन अभी हमने पढ़ा है, एक्सेलरेशन क्या होती है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी पढ़ा है हमने डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट आए, अगर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर है तो वेलोसिटी वाली भी वेक्टर होगी। अगर ये वेक्टर है तो ये एक्सेलरेशन भी वेक्टर होगा, इसका तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं। अगर ये पूरी की पूरी वेक्टर कंक्लूड हो सकती है तो सिमिलरली फोर्स भी मेरे पास क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी। समझ आ रहा है। इसलिए हमने इसको फोर्स को भी, डिस्प्लेसमेंट को भी, वेलोसिटी को भी, एक्सेलरेशन को भी। और स्केलर में हम 2 एग्जांपल्स पढ़ते हैं और हम आगे साथ साथ पढ़ेंगे जब हमें इसके क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ठीक है, इतना समझ आ रहा है। फिजिकल क्वांटिटीज़ 2 टाइप्स की होती है, स्केलर वेक्टर। स्केलर होते हैं जिनको सिर्फ मेजर कर सकते हैं, मैथ के टर्म्स में बोले तो उनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर क्वांटिटीज़ वो होती है जो मेजर एज वेल एज डायरेक्शन बताएं। मेजर मतलब मैथ की लैंग्वेज में मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन तो हमारे पास यही है। डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, या फिर वैसे भी कह सकता है राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, अप साइड, डाउन साइड, कुछ भी बोल सकता है। बस वहाँ पे स्पेसिफाई हो रहा हो कि डायरेक्शन के बारे में बात हो रही हो। अगर स्पेसिफिक डायरेक्शन है तो वो ऑटोमेटिकली किस में आ जाएगा, वेक्टर में। इतना समझ आ गया। ठीक है, अब हम सीखेंगे इसके बाद, हमने तो सीख लिया वेक्टर और कौन सी क्वांटिटीज़ हैं, फिर हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब टाइप्स ऑफ वेक्टर कितने तरीके के होते हैं, पहला टाइप सीखते हैं हम। फर्स्ट टाइप है हमारे पास यूनिट वेक्टर का। इसको हम वेक्टर है, इसको हम अदर लैंग्वेज में या शॉर्ट टर्म्स में यूवी भी बोल देते हैं कि मेरे को यूवी निकालना है। अब इसमें कंडीशन क्या होती है, इसकी कंडीशंस बस यही है कि इसमें मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1 होता है। किसका मैग्नीट्यूड,
ए का मैग्नीट्यूड 1। अभी सीख रहे हैं हम ए का मैग्नीट्यूड, कोई भी वेक्टर हो सकता है उसका मैग्नीट्यूड। अभी आप धीरे धीरे सुनो, धीरे धीरे आपको समझ आता जाएगा। फिर यूनिट वेक्टर के बाद आता है हमारे पास नल वेक्टर। सेकंड है नल वेक्टर। अब नल वेक्टर में भी क्या होता है, इसमें भी वही है हमारे पास कि इसमें मैग्नीट्यूड कितना होता है हमारे पास, ऑलवेज, हमेशा 0 होगा। कहने का मतलब है अगर कोई ए वेक्टर दे रखा है उसका मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो वो कितना होगा हमारे पास, 0। ये हमने सीख लिया ए वेक्टर के बारे में, ठीक है। अब फिर थर्ड है, अभी सिर्फ आप बैठ के देखते रहो और नोट करते रहो साथ साथ। थर्ड है हमारे पास इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, अब इसे समझते हैं। सबसे पहले इक्वल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं, सबसे पहले तो 2 वेक्टर होने चाहिए तभी। 2 वेक्टर आर सेट टू बी इक्वल, नोट्स करते रहिए साथ साथ। कब इक्वल होंगे, इफ उनकी सेम डायरेक्शन होगी, सेम मैग्नीट्यूड होगा। वही सेम लॉजिक है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन इधर इधर मैग्नीट्यूड ले लेते हैं पहले। उनका सेम मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड उनकी सेम डायरेक्शन होगी। और थर्ड वन थोड़ा क्रूशियल है, उनका सेम पैरेलल सपोर्ट होगा। पैरेलल है, पैरेलल सपोर्ट होगा। अगर ये तीनों की तीनों कंडीशंस, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर ये सारी के सारी कंडीशन जस्टिफाई हो रही है या उसमें हमें दिख रही है तो हम उसे कहेंगे इक्वल वेक्टर्स। समझ आ रहा है इतना, ठीक है। अब इक्वल वेक्टर्स के बाद और भी 2-3 वेक्टर्स हैं। पहले तो हम इसकी इक्वल वेक्टर्स की कंडीशंस को समझ लेते हैं कि होगा कैसे। फॉर एग्जांपल ए एक वेक्टर है, ठीक है। अब हमें पहले फिजिकली समझना है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन है ऐसे, ठीक है। अब इसको समझने से पहले हमें थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन भी ले लेते हैं कि अभी वेक्टर इंट्रोड्यूस हो गया हमारे पास। अगर ए एक वेक्टर है तो इसका ये वाली साइड होती है मेरे पास टेल और इसकी ये वाली साइड होती है हेड, ठीक है। टेल से इसकी स्टार्टिंग होएगी या फिर बिगनिंग होएगी, स्टार्टिंग पॉइंट या फिर इनिशियल पॉइंट, और हेड पे इसका एंडिंग पॉइंट होता है या फिर फाइनल पॉइंट होता है। कुछ मर्जी समझो, ये हमें समझ आ रहा है, ठीक है। वेक्टर हमेशा ऐसे दिखेगा। अब ये इसकी डिनोशन है। फॉर एग्जांपल एक ये हो गया, कोई दूसरा वेक्टर बी हो गया, कोई दूसरा वेक्टर जेड हो गया, कोई अदर वेक्टर पी हो गया। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है इसको डिनोट करने के लिए, ठीक है। तो वेक्टर होता क्या है, एक लाइन सेगमेंट होती है जो हमें डायरेक्शन बताए और साथ में उसका मैग्नीट्यूड या उसको हम मेजर भी कर सके। 50 किलोमीटर किस डायरेक्शन में, राइट साइड पे। तो डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। समझ आ गया आपको इतना, ठीक है। तो अब हमें समझना है क्या कि इक्वल वेक्टर की कंडीशंस। हाइपोथेटिकली अगर एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, मुझे सबसे पहले चेक करना है इनका मैग्नीट्यूड सेम है। तो अगर उसने बोला हुआ है ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, मतलब इसको और इसको मेजर करके सेम आ रहा है, तो मतलब कि उनकी मेजरिंग तो सेम है, ठीक है। डायरेक्शन सेम है, ये भी राइट हैंड साइड पे जा रहा है और ये भी इस राइट हैंड साइड पे जा रहा है, लेफ़्ट से होके राइट पे, तो इसकी डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है। क्या ये दोनों के दोनों पैरेलल हैं, ये और ये पैरेलल है। अगर उसने बोला हुआ है इनके बीच में गैप इक्वल है, मतलब कि ये पैरेलल लाइन को डिनोट कर रहे हैं, तो यस ये थर्ड कंडीशन को भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो एक केस करते हैं, तो मैं इनको बोल सकता हूँ यस ये दोनों ए और बी क्या हैं, इक्वल वेक्टर्स। समझ आ रहा है। क्या इक्वल नहीं होंगे उन पे चर्चा करते हैं। फॉर एग्जांपल एक है ये 5 सेंटीमीटर है ए वेक्टर, और एक है ये भी 5 सेंटीमीटर है। समझ आ रहा है। अब मुझे समझना है क्या इसका और इसका मैग्नीट्यूड सेम है, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर मेजर करके आ रहा है, यस। क्या इसकी और इसकी डायरेक्शन सेम है, इसकी डायरेक्शन तो राइट हैंड साइड है, इसकी डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड है, तो डायरेक्शन तो सेम नहीं है।
तो मतलब कि अगर एक भी कंडीशन फेल होगी तो ये इक्वल वेक्टर नहीं होगा। समझ आ रहा है? चलो पैरेलल भी देख, ये तो है ही नहीं, तो इक्वल है ही नहीं, पर पैरेलल को देख लेते हैं। अगर इन्होंने हमें बोल दिया क्वेश्चन में कि ये लाइन इक्वली पैरेलल है, वो मेंशन करेगा, तो अगर वो पैरेलल है तब भी हम बोल नहीं सकते, क्योंकि डायरेक्शन अभी भी मेरे पास अपोजिट है। तो बेशक पैरेलल हो, बेशक मैग्नीट्यूड सेम हो, अगर डायरेक्शन एक भी कोई सा भी फेल हो गया या एक भी अप्लाई नहीं हुआ तो वो इक्वल वेक्टर की कैटेगरी से भी बाहर हो गया। समझ आया इतना? ठीक है, ये हमने 3 वेक्टर्स तो पढ़ लिए, नल वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स और ये। अब हमें और भी पढ़ने हैं, इनको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं, इनकी जो फॉन्ट का साइज। ठीक है, नल सॉरी यूनिट, नल और ये। ठीक है इतना। अब हमें एक और दो और चीज़ें और समझनी है। नल के बाद आता है हमारे पास को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स कैसे दिखते हैं उनको भी समझते हैं। हमारे पास है को इनिशियल वेक्टर, बहुत इजी है, सिंपल है। को मतलब होता है, सिंपल टर्म्स में कहें तो सेम। इनिशियल मतलब होता है स्टार्टिंग या फिर बिगनिंग, किसी भी चीज़ की शुरुआत होना। और वेक्टर तो हमने सीख लिया कि एक लाइन सेगमेंट जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों प्रेजेंट हो। समझ आ रहा है ना? ठीक है, तो इसको फिजिकली कैसे दिखाएं, बस इसको सिंपली टर्म्स में दिखाना है। जैसे अगर एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, अगर एक वेक्टर ये है, इसको मैंने नाम दे दिया बी वेक्टर, और एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है ए वेक्टर। अगर यहाँ से निकल के ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तब मैं बोल सकता हूँ कि इसकी बी की स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है और इस ए वेक्टर की भी स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है। तो एक इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, बस स्टार्ट कहाँ से हुए, इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है ना, ये वाले से। तो इनका इनिशियली क्या था, सेम था, क्या, स्टार्टिंग पॉइंट। अब को इनिशियल वेक्टर समझते हैं। को इनिशियल वेक्टर कौन से नहीं होते? एग्जांपल, ये तो इस डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरे वाला इस डायरेक्शन में आ रहा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। नोटिस करना, इस बी वेक्टर की ये वाली थी जो मेरे पास, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, यहाँ से। लेकिन जो ये ए वेक्टर है, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, यहाँ से। क्या ये सेम स्टार्टिंग पॉइंट है? नहीं है। तो अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है तो इनको को इनिशियल भी नहीं बोल सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? कोई सा भी ले लो। ये यहाँ से निकला इस पॉइंट से, इसको इस पॉइंट से निकला, स्टार्टिंग सेम है। थर्ड भी यहाँ से निकाल दो, जैसे मर्जी आप निकाल दो, आपका बस को इनिशियल चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, को इनिशियल भी सीख लिया हमने। को इनिशियल के बाद आता है हमारे पास कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर की कुछ कंडीशंस हैं, पहले तो हम कोलिनियर ही सीख लेते हैं। कोलिनियर वेक्टर सिंपली टर्म्स में इतनी बार डिस्कस कर लिया। को मतलब क्या होता है, सेम। लीनियर मतलब कि लाइन के ऊपर लाई करेगा या फिर लाइन से पास होएगा। सिंपल समझ लेते हैं। तो एग्जांपल, इसकी कंडीशंस लिख लेते हैं। को इनिशियल वेक्टर क्या वेक्टर होते हैं? ऐसे वेक्टर्स जिनका सेम पैरेलल सपोर्ट हो, सेम पैरेलल सपोर्ट, डायरेक्शन सेम नहीं हो और मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं हो, लेकिन सिर्फ पैरेलल सपोर्ट सेम होना चाहिए। एग्जांपल समझते हैं। हमने एक ए वेक्टर ले लिया, ठीक है, ए वेक्टर, और एक बी वेक्टर ले लिया, ऐसे बी वेक्टर। एक केस ले लिया, यह है ए वेक्टर, और एक केस ले लिया बी वेक्टर। अब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि हम बताने की क्या कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इन दोनों में समझते हैं, क्या ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर एक दूसरे के कोलिनियर है या नहीं है? तो समझते हैं। कोलिनियर में अगर इसकी डायरेक्शन यहाँ पर है, इसकी है राइट हैंड साइड पे, इसकी है लेफ्ट हैंड साइड पे, पर मुझे देखना क्या है, मुझे कोलिनियर में सिर्फ पैरेलल सपोर्ट सेम होना चाहिए, बाकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का फ़र्क नहीं पड़ता। तो मतलब कि अगर इसकी डायरेक्शन ऐसे है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, मैग्नीट्यूड तो सेम नहीं है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। डायरेक्शन भी अपोजिट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या ये दिखने में एक दूसरे के पैरेलल लग रहे हैं? यस। अगर ये सिर्फ पैरेलल हैं, ओनली अगर ये सिर्फ पैरेलल है, तब मैं इनको कह सकता हूँ ये। ठीक है, अब दूसरा क्या है, अगला केस है हमारे पास। अगर उन्होंने बोल दिया इसकी डायरेक्शन यहाँ पर है, एग्जाम्पल ये,
ठीक है, दूसरे इसी को केस को चर्चा कर लेते हैं। इसकी डायरेक्शन ऐसे जा रही है और इसकी डायरेक्शन इस साइड पे जा रही है। हाइपोथेटिकली इसकी थोड़ी सी टिल्ट हो रही है और इसकी राइट हैंड साइड पे जा रही है, तो डायरेक्शन तो सेम नहीं है, पर उन्होंने क्वेश्चन में बोला ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। सॉरी, डायरेक्शन तो सेम नहीं है, लेकिन मैग्नीट्यूड 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर इनको मेजर करके बराबर आ रहा है, मैग्नीट्यूड सेम है। क्या ये एक दूसरे के पैरेलल है? ये ऊपर जा रहा है और ये इस साइड पे जा रहा है, तो पैरेलल तो किसी भी सेंस में नहीं है। अगर पैरेलल नहीं है तो कोलीनियर भी नहीं होगा। समझ आ रहा है इतना? ठीक है, अब इसकी एक छोटी सी कंडीशन लिख लेते हैं। किसकी? कोलीनियर की। कोलीनियर की कंडीशन क्या होती है? ए वेक्टर लैम्डा बी वेक्टर। अगर मैथमेटिकली मुझे इसको प्रूफ कर दूं मैं, ये इसको शो कर दूं मैं, तब मेरे पास वो कोलीनियर वेक्टर बन जाता है। ये मैथमेटिकली दिखाने के क्वेश्चन में सिखाएंगे आपको, बस अभी याद रखना ए इज इक्वल टू लैम्डा बी अगर कोलीनियर है तो मेरे पास सॉरी ए इक्वल टू लैम्डा बी अगर इक्वल है तो वो कोलीनियर वेक्टर की कैटेगरी में आ जाएगा। फिर अब आगे करेंगे हम अगला पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, अब पोजीशन वेक्टर होते क्या हैं? पहले तो इनको डिनोट किससे करते हैं? डिनोशन सीख लेते हैं। पोजीशन वेक्टर को डिनोट करते हैं हम ओ ए से, ओ बी से, ओ सी से। ए बी वेक्टर से नहीं डिनोट करते हैं, उसका रीज़न है। कैसे? अभी डेफिनेशंस में आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इसको थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज इसका कम कर ले, ठीक है। पोजीशन वेक्टर डिनोट ए बी से नहीं करना है, तो किससे करना है? तो इसकी डेफिनेशंस हैं, सिंपली टर्म्स में कहें, इसकी डिफाइन है अ वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर विच इज़ मेजर्ड अलोंग ओरिजिन, विच मेजर्ड, जिसको हम मेजर करते हैं किससे? ओरिजिन से, अलोंग ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन मतलब 0 0, यह अभी हमें इतना समझ आया। तो इसको अगर मुझे रिप्रेजेंट करके दिखाना पड़े, अगर एक पॉइंट मेरे पास ओरिजिन है 0 0, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया ओरिजिन, और ये कोई भी एक फिक्स्ड पॉइंट है ए, ठीक है, इसको मैंने या तो ये फिक्स्ड पॉइंट होगा या फिर ये गिवन पॉइंट होगा, क्वेश्चन में ये मेंशन होगा। तो ओरिजिन से इस पॉइंट का जो हमें वेक्टर मिलेगा इस लाइन पे, उसे बोलते हैं हम ओ ए पोजीशन वेक्टर। तो सिंपली टर्म्स में कहें, ओरिजिन यहाँ पे कीवर्ड है। अगर ओरिजिन के बारे में बात होए और किसी वेक्टर के बारे में बात हो रही है तो वहाँ पे पोजीशन वेक्टर आ सकता है, ठीक है। यह हमने सीख लिया। अब हमारे दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए कि वेक्टर और ओरिजिन से मेजर करने में फ़र्क क्या है। तो उसके बाद अब हमें उसका डिफरेंस समझना पड़ेगा कि डिफरेंस होता क्या है। डिफरेंस बिटवीन वेक्टर और पोजीशन वेक्टर। अब वेक्टर और पोजीशन वेक्टर में पोजीशन वेक्टर को हम पीवी से भी डिनोट कर देते हैं। अब टेक्निकली होता क्या है, फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मर्जी ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं। और एक हमारे पास टेट्राहेड्रन शेप है, अभी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अगर इसका ये पॉइंट है ए बी सी और ए बी सी और ये स्पेसिफिक पॉइंट है ओ पोजीशन वेक्टर में, पोजीशन वेक्टर किससे डील करते थे? ओरिजिन से। ओरिजिन मतलब कि ओ पॉइंट, तो ये वाला मेरे पास ओरिजिन है। समझ आ रहा है? ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, फॉर एग्जांपल ए से बी तक का इसका कोई नाम दे दिया ये, तो इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, या फिर नीचे भी कर सकते हो, बी से सी ऐसे भी कर सकते हैं, ए से सी ऐसे डायरेक्शन कर सकते हैं। अगर नहीं मन है, क्वेश्चन में ऐसे दे रखे है तो ऐसे भी कर सकते हैं। समझ आ रहा है? तो ए से भी हमने कुछ भी रिप्रेजेंट कर लिया, हमने एज्यूम कर लिया कि ये है हमारे पास ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर और ये है सी वेक्टर। समझ आ रहा है? तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि ए से
बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, ए से बी वेक्टर की वैल्यू है ए वेक्टर। सिमिलरली हमारे पास बी से सी की और सी से ए की, सी से डायरेक्शन ए तक जा रही है तो ए से सी मत कर देना, सी से ए की डायरेक्शन कितनी है। तो हमें बी से सी है हमारे पास बी वेक्टर और सी से ए है हमारे पास सी वेक्टर। ये हो गए वेक्टर्स में। पोजीशन वेक्टर क्या होगा, अब इसे देखते हैं। अब हमें कैसे समझना पड़ेगा, इस ओरिजिन से बी का डिस्टेंस, ओरिजिन से ए का डिस्टेंस, ओरिजिन से सी का डिस्टेंस। समझ आ रहा है क्या करें। एग्जाम्पल, पोजीशन वेक्टर पॉइंट पे होता है, पॉइंट को बोलते हैं वेक्टर्स के टर्म्स में। अगर सिंपल करूँ, ये हो गया मेरे पास बी वेक्टर इस पॉइंट पे, और सी पे हो जाएगा सी वेक्टर, और ए वाले पॉइंट पे हो जाएगा ए वेक्टर। पर मुझे तो वेक्टर लाइन के बारे में पढ़ा है हमने, खाली वेक्टर लाइन सेगमेंट को बोलते हैं। तो इसका लाइन सेगमेंट क्या होगा, ओ से बी का, ओ से सी का, ए ओ से ए का, ए से ओ मत कर देना, ओरिजिन से, ओरिजिन से। समझ आ रहा है। तो ओ से ए, ओ से सी, ओ से बी। तो इसको अगर हम लिखें ओ ए ओ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ बी, और पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ सी। समझ आया। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए कितना हो जाएगा हमारे पास, पोजीशन वेक्टर ओ ए हो जाएगा ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, उस स्पेसिफिक पॉइंट को, लाइन सेगमेंट तो ओ ए के बार बार बार, ओ से ए, ओ से ए, ओ से सी। समझ आ रहा है। बी सी सबका इक्वली करना है, ये हमने सीख लिया। ठीक है, तो हल्का फुल्का आइडिया लगा। अभी सिर्फ बैठ के समझो कि करना क्या है। थोड़ी सी रिकैप कर देते हैं, रिवीजन। वेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे फर्स्ट यूनिट वेक्टर, जिसमें मैग्नीट्यूड किसके 1 के इक्वल। फिर आता है हमारे पास नल, मैग्नीट्यूड किसके इक्वल 0। इक्वल वेक्टर कब होते हैं, अगर मैग्नीट्यूड भी क्या हो सेम, डायरेक्शन भी क्या हो सेम, और पैरेलल सपोर्ट भी क्या हो सेम। कोइनिशियल वेक्टर क्या होते हैं, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो सेम। तो यहाँ से यहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ से यहाँ शुरू हो रहा है, इसको बोलते हैं कोइनिशियल वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, को मतलब सेम, लीनियर मतलब लाइन पे लाई करेगा या लाइन की फॉर्मेशन होगी। तो इसमें बस एक ही कंडीशन होनी चाहिए, ओनली पैरेलल सपोर्ट सेम हो। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो, चाहे एक 5 हो, छोटे बड़े वैल्यूज़ हो उनकी, लेकिन बस वो पैरेलल है तो यस वो क्या हो जाएगा कोलिनियर। मैथमेटिकली इसको ऐसे दिखाना है सोल्व करके, ये हम जब क्वेश्चन करेंगे तब और डीप में समझेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखो। फिर समझते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को डिनोट करते हैं शॉर्ट फॉर्म पीवी से, ओरिजिन से उस फिक्स्ड पॉइंट का, ओरिजिन से फिक्स्ड पॉइंट का, ओरिजिन से फिक्स्ड पॉइंट का। सिंपली टर्म्स में कहे, अ वेक्टर विच मेजर अलोंग ओरिजिन। एक वेक्टर कहाँ से मेजर करते हैं, ओरिजिन से, मतलब कि ओरिजिन से फिक्स्ड पॉइंट का, ओरिजिन से फिक्स्ड पॉइंट का। बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। फिर डिफरेंस क्या था, वेक्टर और पोजीशन वेक्टर में डिस्कस कर लिया। वेक्टर पूरी लाइन को बोलते हैं, सेगमेंट को, और पोजीशन वेक्टर एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है ओरिजिन से। बस इतना समझना है और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक्चुअली में अब सीखते हैं वेक्टर होता क्या है, वेक्टर की रिप्रेजेंटेशंस। ये हो गया वेक्टर, किसी भी रिप्रेजेंट कर लिया ए। 2i कैप, 3j कैप, 4k कैप। ये अजीब सी चीज़ आई है, i j k, ये क्या हो गया। अब हमें वही पता ना, वेक्टर है, वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, सॉरी मैग्नीट्यूड भी होगा, और क्या होगी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन अब हमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और एक थर्ड जो 3D में देखते हैं जेड एक्सिस, इसके रेफरेंस में समझनी है। तो अब हमें यही समझना, अगर कोई चीज़ एक्स एक्सिस के उसके रिस्पेक्ट में बात कर रही हो तब हम लगाते हैं आई कैप, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में बात चल रही हो तब हम लगाते हैं जे कैप, और जेड एक्सिस के बारे में बात कर रहे हो तब हम लगाते हैं के कैप। समझ आ रहा है। तो अब नोटिस करना, मतलब कि आई जे के, आई किसको डिनोट करेगा, एक्स एक्सिस को, जे वाई एक्सिस को, और के जेड एक्सिस को। तो डायरेक्शन तो डिनोट होगी एक्स एक्सिस को आई से, वाई को जे से, और जेड को के से। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है जिसको मेजर कर सकते हैं, 2,
4, 8, -10, 100, 1 लाख, कुछ भी ऐसा नंबर जिसको मैं मेजर कर सकता हूँ वैल्यूज़ के टर्म्स में। तो अब इसमें नोटिस करना क्या, ये क्या है, कोई भी नंबर, तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड। किसका मैग्नीट्यूड, आई किसको डिनोट करता है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के बारे में बात हो रही है, समझ आ रहा है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, 3 एक्सिस होती है, तीनों पॉइंट्स लिख लिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वेक्टर, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन वेक्टर, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन वेक्टर्स, और कंबाइन करके वेक्टर प्लस वेक्टर क्या बन जाएगा मेरे पास, कंप्लीट वेक्टर। समझ आया। तो मैं इसको बोलता हूँ जिसको सिर्फ मैं मेजर कर सकता हूँ नंबर को, स्केलर कंपोनेंट, क्योंकि इसको सिर्फ मेजर कर सकते हैं, कंपोनेंट। और ये क्या है, डायरेक्शन के बारे में बता रहा है, तो ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, वेक्टर कंपोनेंट। स्केलर कंपोनेंट जे हो जाएगा वेक्टर, स्केलर, और ये वाला कौन सा हो जाएगा, वेक्टर। तो स्केलर और वेक्टर वेक्टर, स्केलर और वेक्टर वेक्टर, और ये भी कंप्लीट हो जाएगा वेक्टर। तो हमारे पास एक कंप्लीट बन गया वेक्टर। समझ आ रहा है, सही है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे बनेगी, बार बार रिपीट करके देख लेना। अब मुझे इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। अब हमें एक्चुअली सोल्व करना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का, तो उसको डिनोट करते हैं ए, और जब मैं बार लगा दूंगा तो वो बन जाएगा मैग्नीट्यूड। उसको फाइंड कैसे करते हैं, जो भी, अब देखो आई को तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, आई जे के, एक्स वाई और जेड, नंबर्स तो सिर्फ यही हैं। तो जो हमारे पास एक्चुअल नंबर्स होंगे उसका स्क्वायर, जो एक्चुअल्स नंबर होंगे उसका स्क्वायर्स, और जो एक्चुअल नंबर होंगे उसका स्क्वायर। समझ आया। तो 2 का स्क्वायर 4, 9, 16, 16 और 4 20, और 20 प्लस ये अंडर रूट के 29 क्या है, मैग्नीट्यूड है किसका, इस ए वेक्टर का जो मेरे पास दे रखा है। समझ आ रहा है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल, कोई बी वेक्टर है i + 2j + 4k, कुछ भी रैंडमली, 4 नहीं लेना आपको, 3 ले लो। इसका मैग्नीट्यूड i के साथ 1 है, क्योंकि 0 तो एज्यूम नहीं कर सकते, 0 हो गया तो ये वेक्टर नहीं हुआ, तो i के साथ 1 है। तो b का मैग्नीट्यूड क्या होगा, x एक्सिस का जो स्केलर है, y एक्सिस की स्केलर वैल्यू और z एक्सिस की स्केलर वैल्यू। तो 1 का स्क्वायर 1, 4, 9, 9 और 1 10 और 4 14, √14 किसकी वैल्यू होगी मेरे पास, b के मैग्नीट्यूड की। तो हमने मैग्नीट्यूड को भी फाइंड करना सीख लिया कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, बस इतना ही याद करना है। अब इसका एक रूल क्या है, रूल सिंपल है, ये तो जस्ट एक सिंपल वो थी। अब याद क्या करना है, नोट क्या करना है, अगर एक ए वेक्टर दे रखा है एक्स आई कैप, या इसको कैपिटल्स में लिख लेते हैं, ए आई कैप, बी जे कैप एंड सी के कैप, तो उस वेक्टर का स्पेसिफिक रेड वाला नोट करना सिर्फ आपको, उसका मैग्नीट्यूड होगा स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर, स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर और स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर। इसको सोल्व कर देंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब हम आगे समझते हैं। अभी सिर्फ बैठ के सुनना है आपको, एक वीडियो में आपको सारा समराइज हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन को डीसी से डिनोट करते हैं, और इसको अगर रिप्रेजेंट करके लिखना हो, ये एरो ब्रैकेट्स होती हैं, एल एम एन। ये एल एम एन इसके नेमिंग है। क्या नेमिंग है, कैसे नेमिंग है, अभी समझते हैं। जनरली एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को डिनोट करते हैं। एक ग्राफ बना लेते हैं, मतलब टेबुलर फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में। हमारे पास होंगे नेम, और नेम है हमारे पास इसके एलिमेंट एल एम एन, ये हमने नेम सीख ली। अब हमारे पास अगर एक्सिस के बारे में बात हो रही है, तो एक्सिस होगी हमारे पास एल एक्स के अलोंग होता है, एम वाई के अलोंग, और ये एन जेड के अलोंग। सबको समझ आ रहा है, कोई नई चीज़ तो है नहीं इसमें। अब अगर हमने एक्सिस सीख ली, फिर इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन किससे डिनोट करते हैं, अभी पीछे सीखा, एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप, वाई के अलोंग जे, और जेड के अलोंग
के कैप, सबको पता है, कोई नई चीज़ इसमें भी नहीं है। फिर नेक्स्ट अगर हमें एंगल पूछ लिया जाए तो एंगल सिंपल सेंस में बताना है, अल्फ़ा सिर्फ एक्स एक्सिस से अल्फ़ा, वाई एक्सिस से बीटा, जेड एक्सिस से गामा। ये तीन है, नाम है, रिप्रेजेंटेशन है। गामा आर के जैसा बढ़ता है बट इसको आर की तरह मत डालना, ठीक है। फिर हमने ये भी सीख लिया, अगर हम हमारे पास अब देखो डायरेक्शन कोसाइन है, तो अगर हमारे पास कोस एंगल पूछ लिया जाए, कोस एंगल, तो उसको कैसे लिखेंगे, एल एक्स के अलोंग, इसके अलोंग अल्फ़ा है तो क्या आ जाएगा, कोस अल्फ़ा। अगला क्या आ जाएगा, वाई के अलोंग बीटा, और एन के अलोंग क्या आ जाएगा हमारे पास, कोस गामा। समझ आ रहा है। इसके नेम है, अगर एक्चुअली लिख लेता हूँ, इसको बोलते हैं अल्फ़ा, इसको बोलते हैं बीटा, बी वाला बीटा, और इसको बोलते हैं जी ए, एम एम ए भी होता है, या फिर जी ए एम ए, जैसे भी आपको प्रोनाउंस करना है, ठीक है। ये इसके स्पेलिंग हो गए, प्रोनाउंसिएशन होगी, ठीक है। कोस अल्फ़ा भी सीख लिया, और लास्ट है हमारे पास साइड्स के टर्म्स में। अब साइड्स के टर्म्स में क्या होगा, अब हमें पता है कोस जो होता है, कोस क्या होता है, बी बाय एच, किससे बी बाय एच, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो साइन, और दूसरा किसका आता है, कोस का, बी बाय एच, बेस और हाइपोटेन्यूज। अगर मुझे किसी भी ट्रायंगल में बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, 90 कोई एंगल दे रखा है, ये हाइपोटेन्यूज, तो मुझे अगर हाइपोटेन्यूज निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, पाइथागोरस से बी स्क्वायर, और एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये स्क्वायर उधर गया, पी स्क्वायर बी स्क्वायर। तो कहने का मतलब है हाइपोटेन्यूज दूसरी साइडों के स्क्वायर और अंडर रूट चलता है। तो सेम लॉजिक इसमें लगाएंगे, बेस और हाइपोटेन्यूज। तो अब देखो आराम से, कोस एक्स एक्सिस या एल के अलोंग लिखना है। बेस क्या है, बेस और हाइपोटेन्यूज। बेस है मेरे पास एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस बेस है, और हाइपोटेन्यूज कितनी एक्सिस हैं, 1 2 और 3, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। तो एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर, अंडर रूट। बेस है एक्स एक्सिस, और हाइपोटेन्यूज मतलब सारी साइडों के स्क्वायर का सम, जो अभी हमने नीचे सीखा है। हाइपोटेन्यूज कुछ इस रेफरेंस से निकलता है। तो अगर इसका लिखनी पड़े वैल्यूज़, तो बेस है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है एक्स एक्सिस का तो एक्स, और हाइपोटेन्यूज सारी वैल्यूज़ का सम का स्क्वायर। सिमिलरली यही साइड्स के टर्म्स में लिखना पड़े, वाई एक्सिस है तो वाई में क्या आएगा, वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब आप थर्ड तो कैसे कर सकते हो, जेड एक्सिस है तो जेड अंडर रूट जेड का स्क्वायर, सॉरी एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर। तो अब ये मुझे समझ आ गया है क्या, कि अगर उसका सिर्फ नेमिंग के बारे में बात करी जाए कि डायरेक्शन कोसाइन के नाम लिख दो, तो मैं लिखूंगा एल एम एन, पर मेरे दिमाग में भी होना चाहिए एल किसके अलोंग होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इतना समझ आ रहा है। और डायरेक्शंस, अगर एल की डायरेक्शन के बारे में बात करें आई जे के, एल के एंगल के बारे में बात करें अल्फ़ा बीटा गामा। अब एल के ही मेरे पास कोसाइन एंगल, तो कोस अल्फ़ा कोस बीटा कोस गामा ऐसे हो। एल के अगर साइड्स के टर्म्स में बात हो रही हो, बेस एल है तो एक्स रूट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और जेड बेस है हाइपोटेन्यूज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये तीनों मेरे पास लिखने आने चाहिए। समझ आया इतना। इनको जैसे एज इट इज़ लिखवाए हैं अपनी कॉपी में, ऐसे ही इनको नोट कर लेना, ठीक है। ये हमने सीख ली है अभी के लिए। अब हम करेंगे सेक्शन फार्मूला, वेक्टर्स के टर्म्स में ही है सेक्शन फार्मूला, छोटा सा ही है, बस 2 केस हैं, जल्दी से इसको फटाफट फिनिश कर देते हैं ताकि हम इसके बाद इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें। सेक्शन फार्मूला 10th में भी था, हल्का सा 10th वाला रिकैप कर देते हैं। 2 रेशियो हैं m1 m2, 2 पॉइंट है x1 y1 और x2 y2। सेक्शन क्या काम करता था, इस लाइन को यहाँ से डिवाइड कर देता था, तो ये लाइन डिवाइड होगी, इतने रेशियो में हुई, और ये पॉइंट होता था x, y। तो फॉर्मूला क्या होता था, m1 x2 m2 x1 अपॉन में दोनों रेशियो का सम। ये हम सबको पता था, कॉमा x का कोऑर्डिनेट हो गया y का, m1 y2 एंड m2 y1
अपॉन में दोनों रेशियो का सम। ये हो गया 10th वाला फॉर्मूला। बट 10th का या +1 में भी कुछ क्वेश्चंस थे 3D के, बट हमारे पास है वही स्ट्रक्चर सेम है, बस उसको अलग तरीके से डिस्कस करना है। 2 फॉर्मूले हैं। पहला है हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनली उसको सेक्शन में डिवाइड करता है, एंड सेकंड है एक्सटर्नली उसको सेक्शन में डिवाइड करता है। इंटरनली का डायग्राम एक लाइन है, एक पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर गया, एक लाइन है उसके बाहर यहाँ पे वो पॉइंट डिवाइड करा, तो मुझे मजबूरन उस लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा डॉटेड लाइन से। समझ आ रहा है? तो इसको, अब ये चैप्टर कौन सा है? वेक्टर। अब इसको तो पॉइंट्स मानने से नहीं रहा, तो मुझे इसको मानना पड़ेगा ये पॉइंट है। पॉइंट को क्या समझाया था? किसी का भी पोजीशन वेक्टर। तो ये हो जाएगा ए पोजीशन वेक्टर, ये हो जाएगा बी पोजीशन वेक्टर, ये हो जाएगा ए पोजीशन वेक्टर, ये हो जाएगा बी पोजीशन वेक्टर। अब जो मेरे पास जिसको डिवाइड करा हुआ है, इसको नाम दे दिया ए पॉइंट, इसको नाम दे दिया बी पॉइंट, इसको नाम दे दिया ए पॉइंट, एंड सिमिलरली साइमल्टेनियसली साथ साथ पढ़ेंगे ताकि किसी में कन्फ्यूजन ना हो। इंटरनली सी को डिवाइड करा और एक्सटर्नली सी को डिवाइड करा। समझ आ रहा है इतना? ठीक है। अगर इंटरनली डिवाइड करा तो उस ए से सी का जो मेरे पास रेशियो आई है m, और बी से सी की रेशियो आई है मेरे पास n, मतलब कि m रेशियो n। m1 m2 भी मान सकते हैं, बट अभी समझेंगे। तो इसमें नोटिस करना, a से c का कितना है m, तो a से c का, तो ये टोटल है मेरे पास m, और b से c का कितना है n, b से c का कितना है n। समझ आ रहे हैं? बट मुझे इस केस में चाहिए तो सिर्फ इतना, ये तो एक्स्ट्रा है, वो लास्ट में डिस्कस करेंगे कि क्या करना फिर उसका। अब इसका फॉर्मूला सिंपल है, जैसे हमने सीखा हुआ है, बेसिक सा जो हमने 10th में भी सीखा था वही है। मुझे इसके पोजीशन वेक्टर निकालने हैं, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी के, सी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी, उसका होगा सिंपल, m की रेशियो b के साथ m b वेक्टर, n की रेशियो a के साथ n a वेक्टर, दोनों रेशियो का सम। अब इसमें x एक्सिस y एक्सिस का है नहीं, बस ये है पोजीशन वेक्टर c का। सिमिलरली इसमें क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ c, बस ये आउटर पे है। बट इसमें नोटिस करना, मुझे तो सिर्फ ये गिवन है a से b, और a से b क्या होगा, इसके एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ मैं, कि पूरा था मेरे पास m, उसमें से इतना है मेरे पास n, बट चाहिए मेरे को सिर्फ इतना। तो मैं पूरे में से अगर मैं n को माइनस कर दूं तो मेरे पास रिमेनिंग ये वाला आ जाएगा। तो अगर मुझे माइनस करना पड़ रहा है तो वो माइनस में ही लिखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला होगा m b माइनस n a अपॉन में m माइनस n। तो बस याद रखना है, अगर बाहर पॉइंट है तो माइनस, अगर इंटरनली पॉइंट है तो कुछ भी डिस्टेंस नहीं माइनस करना है, एज इट इज़ उसको लिख देंगे हम एडिशन करके। इतना ठीक है। अब इसकी छोटे सा पॉइंट है कि अगर कभी मिड पॉइंट फॉर्मूले का शॉर्टकट आ जाए, वैसे तो हम इससे, मिड पॉइंट फॉर्मूला है पोजीशन वेक्टर निकालना है सी का, तो कैसे निकालेंगे? दोनों वेक्टर का सम बाय 2, और उनकी m रेशियो n को हम 1:1 एज्यूम करके इस फॉर्मूले में या फिर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हैं। समझ आ रहा है? ठीक है, ओके। अब इसके बाद करेंगे हम इसकी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट 2 तरीके की होगी, जैसे वेक्टर 2 तरीके की थी, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। पूरा नाम लिखना है, नोट साथ साथ करते रहिए। स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट कैसे होती है? स्केलर प्रोडक्ट में हम एक ख़ास चीज़ होती है इसमें कि हम डॉट से डिनोट करते हैं। डॉट मतलब कि ये वाली डॉट, ठीक है। और वेक्टर में किससे डिनोट करते हैं? वेक्टर में डिनोट करते हैं हम क्रॉस से। क्रॉस मतलब कि ये वाला क्रॉस का सिंबल, ये होगी इसकी डिनोशन, किसको डिनोट किससे कर रहे हैं। अब सेकंड पॉइंट है हमारे पास कि इसको फॉर्मूला क्या है? स्केलर को मल्टीप्लाई, अगर ए वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा हो डॉट से, डॉट को हाईलाइट करने के लिए
दूसरी इंक से कर देते हैं ताकि ये याद रहेगा। और क्रॉस को हमें क्रॉस से डिनोट करना पड़ेगा। तो ए क्रॉस बी की मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, स्केलर है डॉट से, तो डॉट में मल्टीप्लिकेशन होगी उसका मैग्नीट्यूड, उसकी बी का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा। ये याद रखना, डॉट में आता है कोस और इसमें अपोजिट आ जाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड एंड साइन थीटा। क्रॉस में आता है साइन, डॉट में आता है कोस। अब इसमें एक एक्स्ट्रा लगता है क्या, एन कैप। एन कैप को हम नॉर्मल यूनिट वेक्टर भी बोल देते हैं या नॉर्मल वेक्टर भी बोल देते हैं। तो एन हमारे पास एन कैप होता है, एन कैप। ठीक है, ये सारी इंट्रोडक्शन है। एक क्रॉस है, क्रॉस एक्चुअली में ऐसे लिखना है, ए क्रॉस बी या ए डॉट बी, और इनको बोलना भी ऐसे ही है कि इसकी है वेक्टर प्रोडक्ट, ये है स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है इतना। अब अगर हमारे पास, अब सिर्फ आपको बैठ के सुनना है, अभी नोट नहीं करना है, ए की बी के साथ है, तो मतलब क्या हो गया, अब इसके डायरेक्शन वेक्टर है तो डायरेक्शंस भी होगी। सिंपल, अगर 2 की मल्टीप्लाई 2 से 4 कर देते हैं, स्केलर कंपोनेंट तो हो गया। वेक्टर कंपोनेंट क्या होगा, उसकी डायरेक्शन आई की आई के साथ, जे की जे के साथ एंड के की के के साथ। तो आई के आई के साथ 1, जे की जे के साथ 1, के की के साथ 1। कैसे, क्यों, अब नोटिस करना, आई की आई के साथ, थोड़ा सा इसको समझाने के लिए, आई एक्सिस किस पे होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये है जेड एक्सिस। अभी सिर्फ हम एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, जेड बनाएंगे उसके बाद। एक्स एक्सिस पे इसकी डायरेक्शन अगर इस साइड पे है तो ये आई कैप के आसपास डिनोट करेगा जे कैप को, और अगर जेड होगा तो के कैप। आई और एक और दूसरी वैल्यू है आई, इसी के साथ है। तो दो अगर वैल्यूज़ हैं, मान लो फर्स्ट वैल्यू है आई और दूसरी भी वैल्यू है आई, तो मतलब वो यहीं पे ही एक ही लाइन पे फर्स्ट और दूसरी वैल्यू पड़ी हुई है, तो उनके बीच में एंगल कितने का होगा, एक्स एक्सिस और उसी के ऊपर ऊपर पड़ी हुई है, एंगल होगा इनके बीच में 0। समझ आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कोस 0 रखूँ तो कोस 0 कितना होता है, 1, तो इसलिए आया है 1। सिमिलरली आई क्रॉस आई डॉट आई का समझ आ गया, जे डॉट जे का, ये होती है जे, और जे डॉट जे मतलब कि दूसरी वैल्यू भी यहीं पे ही पड़ी हुई है जे। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, वाई एक्सिस पे ही हैं दोनों, तो इनके बीच में एंगल भी खुद ही के साथ एक ही साथ पड़े हुए हैं ना, तो इनके बीच में भी एंगल कितना है 0, और कोस 0 कितना होता है 1, इसलिए 1। के का के के साथ, ये होती है के एक्सिस का खुद ही के साथ, तो इसमें भी थीटा कितना होगा 0, तो कोस 0 कितना होता है 1। लेकिन क्रॉस में ये अपोजिट है, समझते हैं। अब मुझे समझना है 2 क्रॉस 2 समझ आ गया, 4 क्रॉस और डॉट सेम ही है स्केलर की, ये है स्केलर। वेक्टर की क्या होगी, आई क्रॉस जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के। अब इसे समझते हैं, एक्स एक्सिस है, ठीक है, आई डायरेक्शन है, एक कोई दूसरी वैल्यू है उसकी भी डायरेक्शन आई है, तो वो दोनों आपस में एंगल कितने का बना रहेंगे, 0 का, क्योंकि एक्स है और एक्स पे ही वो वैल्यू पड़ी हुई है, तो उनके बीच में एंगल होगा 0 डिग्री का। अब नोटिस करना, लेकिन क्रॉस में क्या होता है, साइन थीटा, और साइन 0 कितना होता है 0 डिग्री, 0, तो आई क्रॉस आई भी 0। सिमिलरली अब इसको फटाफट करते हैं, ये होती है वाई एक्सिस, वाई पे होती है जे का जे के साथ, तो जे का जे के साथ खुद ही के साथ ही एंगल 0 डिग्री, तो अगर एंगल 0 है और साइन 0 कितना होता है 0। सिमिलरली के का के साथ थीटा 0, तो साइन 0 डिग्री 0 होता है। ये है इसकी एक्चुअली में वैल्यू, समझ आ रहा है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई मैं करने की कोशिश करूं, याद करने के लिए आप सभी को बताऊं, अगर सेम डॉट सेम है तब क्या होता है 1, अगर सेम क्रॉस सेम है तब क्या होगा 0। सेम क्या, आई क्रॉस आई 0, आई डॉट आई 1। इसको ऐसे भी कर लो, एस डी एस 1 एस सी एस 0 D1 C0, ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी, सिंप्लीफाई करके जैसे भी आपको समझ आए। लेकिन इसमें एक और कैच है क्रॉस में,
आई क्रॉस आई की तो सीख ली, जे क्रॉस जो की सीख ली, के क्रॉस के की। अगर क्वेश्चन आए कभी तो हमें ये भी याद रखना है कि बस ये लास्ट टॉपिक है कि आई क्रॉस जे की क्या होगी, जे क्रॉस के की क्या होगी, और के क्रॉस आई की क्या होगी। कैसे समझना है, अब देखो आई जे और के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है, आई जे के एल एम एन ओ पी, ये अल्फ़ाबेटिकल है, आई जे से स्टार्ट हो गया। तो वही आई के बाद जे के बाद के बाद आई। अगर ये वाला पैटर्न आई के बाद आई क्रॉस जे है तो उसकी वैल्यू होती है के, आई क्रॉस जे की वैल्यू है के। ठीक है, समझ आ गया। तो इसकी वैल्यू लिख देंगे, इसकी वैल्यू हम नोट करके लिख देंगे के क्या, अगर हमारे पास जे क्रॉस के है इक्वल टू क्या होगा, आई। समझ आ रहे हो। और अगर के क्रॉस आई है, के क्रॉस आई है और वो किसके इक्वल होगा, इक्वल टू जे के। तो ये हो जाएगा जे क्रॉस के आई के बराबर, और के क्रॉस आई किसके बराबर हो जाएगा, जे के। इसमें साइकिल चलती है किसकी, आई जे के और फिर से आई। अगर आई और जे है तो के आ जाएगा, जे और के है आई आ जाएगा, और अगर के और आई है तो ये आ जाएगा। अगर ये गलती से भी आई उल्टा लेके चलना, उल्टी साइकिल शरीक चलना शुरू कर देगा, तब मुझे नेगेटिव का साइन लगाना पड़ेगा। समझ आ रहे हो। एक क्वेश्चन समझ लेते हैं हम, पहले तो इसको लिख लेते हैं, जे और आई और के और आई, मतलब बस इसको साइकिल में पढ़ना है, आई जे के आई जे। ठीक है, इतना समझ आ रहा है। अगर अब अपोजिट आ जाए, जे क्रॉस आई आ जाए, तो मतलब कि साइकिल लेके चले आई जे के और ये, तो आई से जे नहीं, जे से ये, तो साइकिल अपोजिट चलने लगी, अपोजिट चलने लगी, आएगी तो चलो अपोजिट में घूम के ये वाली वैल्यू के की, लेकिन बस हमें उसकी जगह नेगेटिव लगाना पड़ेगा। एक और एग्जांपल, अब साइकिल तो ऐसे चल रही थी, साइकिल बाय डिफ़ॉल्ट आई जे के ऐसे चलती है। ठीक है, ये है साइकिल के एक्चुअल। अब हमारे पास आ गया के क्रॉस जे, के और जे, तो ये तो अपोजिट चलने लगी, लेकिन अपोजिट जाएगी तो आई पे ही, लेकिन डायरेक्शन के साथ क्या आ जाएगा मेरे पास, नेगेटिव। समझ आ रहा है इतना। तो बस हमें इन्हीं वैल्यूज़ का ही ध्यान रखना है और यही वैल्यूज़ को हमें सीखना है। ठीक है, तो ये है आज की हमारी इंट्रोडक्शंस। बस एक मिनट में सम अप कर देते हैं। वेक्टर्स क्या होता है, वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो स्केलर और वेक्टर होती हैं, जिनको सिर्फ स्केलर क्या होती है, जिनको मेजर कर सकते हैं। वेक्टर क्या होती है, मेजर और डायरेक्शन दोनों इसके फाइंड या गिवन होते हैं हमारे पास। ठीक है, एग्जांपल्स थे, बाद में डिस्कस कर लेना और पॉज करके देख लेना है वापस से रिकैप करके। टाइप्स ऑफ वेक्टर, यूनिट, नल और इक्वल, कोइनिशियल, कोलिनियर और पोजीशन वेक्टर। यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड 1 और इसमें नल में 0। इक्वल वेक्टर में 3 कंडीशन होती है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और पैरेलल सपोर्ट सेम होना चाहिए। कोइनिशियल में स्टार्टिंग सेम होनी चाहिए दोनों की। कोलिनियर में पैरेलल सपोर्ट सेम हो ओनली, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, और अब पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ओ से, ओरिजिन से ए का, ओरिजिन से इसका, ये मत लिखना है। क्यों, क्योंकि वेक्टर हम किस से मेजर करते हैं, ओरिजिन से। बस ये इसमें एक अलग सी चीज़ है। ठीक है, अब हमने पोजीशन वेक्टर तो पढ़ लिया। अब इनके डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन वेक्टर, वेक्टर एक लाइन का होता है, लाइन का होता है, लाइन का होता है, लेकिन पोजीशन वेक्टर पॉइंट से ओरिजिन का होता है, पॉइंट से ओरिजिन का होता है, पॉइंट से ओरिजिन का होता है। ये चीज़ याद रखनी है। समझ आ गया। अब वेक्टर को हमने ये भी सीखा था, ये होता है हेड, ये होती है टेल, यहाँ से इसकी स्टार्टिंग पॉइंट होगा और ये वाला इसका एंडिंग पॉइंट होगा। इतना समझ आ गया था। अब ये उसके एक्चुअली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ये होता है स्केलर डायरेक्शन एक्स एक्सिस की और स्केलर डायरेक्शन वाई एक्सिस की, स्केलर डायरेक्शन जेड एक्सिस की। तो मतलब कि कंपोनेंट्स हैं, स्केलर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट, वेक्टर, वेक्टर कंपोनेंट, क्योंकि वेक्टर डायरेक्शन भी इंक्लूड हो जाती है। मैग्नीट्यूड निकालना हमने सीख लिया था कि किसी भी अगर वेक्टर दे रखा है
उसके एक्स एक्सिस के अलोंग जो भी स्केलर उनकी वैल्यूज़ का हमें सिर्फ वो स्क्वेयर करके और अंडर रूट कर देना है। समझ आया? फिर हमने डीसी सीखा था, नेम थे एलएमएन एक्स वाई जेड, और एक्स के अलोंग साइड का बेस अपॉन हाइपोटन्यूज, वाई के अलोंग वाई का बेस हाइपोटन्यूज, जेड का बेस जेड का हाइपोटन्यूज। ये तो एंगल है, नाम से ही पढ़ के समझ आ जाता है हम सभी को। सेक्शन फॉर्मूला वही एम और एन, एम बी एन ए। अगर इंटरनली है तो आता है प्लस, अगर एक्सटर्नली है पॉइंट बाहर पड़ा हुआ है चाहिए ये तो माइनस। समझ आया? और मिड पॉइंट तो हम सबको आता है। प्रोडक्ट क्या होती है? स्केलर और वेक्टर। स्केलर को डॉट से, डॉट है तो कोस, और वेक्टर में क्रॉस से, क्रॉस है तो साइन। इतना याद रखना है और कुछ नहीं है। और ये छोटा सा ट्रिक सिखा दी है, एस डी सी 1 और एस सी और एस सी एस होता है मेरे पास 0। ये रिप्रेजेंटेशन है कुछ कुछ वैल्यूज़ की। ठीक है, तो हमारी वेक्टर चैप्टर की मेजोरिटी ऑफ 95% इंट्रोडक्शन हो गई है। एक दो टॉपिक्स रह गए हैं कि ए क्रॉस बी को कैसे सोल्व करते हैं, इसको डिटर्मिनेंट से करते हैं आई जे के से, और एरिया कैसे निकालते हैं उसमें भी क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल होगा, लेकिन वो थर्ड फोर्थ एक्सरसाइज है, एंडिंग के एक्सरसाइजेस में निकालते हैं। एस टी पी आएगा। ये छोटे छोटे से टॉपिक रह गए हैं, इनको एक्सरसाइज के साथ साथ कराऊंगा मैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसको बार बार वीडियो को देख लो और आपके नोट्स मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शंस में लिंक होगा, उस डिस्क्रिप्शंस के लिंक से आप वो PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।